स्वागत है आपके चैनल में। तो आज हम अकाउंट्स का नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी तक हमने रेशो देख लिया वैसे निकालो। और तो चलिए कैश फ्लो करते हैं। रेशो मैंने बनाए थे टॉपिक्स, रेशो देख लेना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेना। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशो ख़त्म कर दिया हुआ है। तो मेरे को कोई बता रहा था कि थोड़ा धीरे पढ़ाया कीजिए। मैं ठीक है, देखिए मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो एक तरह से रिवीजन टाइप है आपका। अगर आपने पहले से कभी पढ़ा हुआ है तो आप इन वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ढंग से अच्छे से पढ़ना हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आपको 1 to 1 अच्छे से गाइड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, टॉपिक्स को अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये जो हैं रिवीजन टाइप्स के टॉपिक बना रहा हूँ मैं। तो मैं कोशिश करूँगा धीरे पढ़ाने की ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हैं फिर हम। क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए। नाम से देखिए कैश जब फ्लो हो रहा है उसकी एक हमने एक स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, कैश को रिकॉर्ड करते हैं। लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ फ्लो ऑफ कैश। हमारे बिजनेस में जो कैश का फ्लो होता है ना उसको रिकॉर्ड करने का जो मैकेनिज्म है उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है चेंजेस। आपके बिजनेस में जब चेंज आती है, या तो आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है या आपके बिजनेस में कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसी इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। बिजनेस में कितना कैश आया, बिजनेस में कितना कैश गया, इसकी रिकॉर्डिंग को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे आपके यार दोस्त होंगे, ठीक है, आपके आपने अपने दोस्तों पे कितना खर्चा किया, उनको कितना टॉफ़ी खिलाई, कितना बर्गर पिज़्ज़ा खिलाया, और आपके दोस्तों ने आपको कितना बर्गर पिज़्ज़ा खिलाया। आप कैश का हिसाब रखते हो ना, तो इसी कैश के हिसाब किताब को रखने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ कैश का हिसाब किताब रख रहे हैं कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। ये क्या हो गया भाई? हाँ, बिजनेस के अंदर कितना कैश आया है, इनफ्लो हुआ है, और कितना कैश गया है। ठीक है, इसी हिसाब किताब को रखने के लिए हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चीज़ कहाँ पे हमें पता लगती है, कहाँ से हमें ये चीज़ ध्यान में आई? ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, AS3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने हमें बताया कि कैश फ्लो क्या होती है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। एक साल में आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना फ्लो हुआ है, उस चीज़ को हम चेक करते हैं। देखने की बात ये है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो हैं वो 3 तरह से माने जा रहे हैं एज पर AS3। पहला कैश इन हैंड, दूसरा कैश एंड बैंक करंट अकाउंट वाला, तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि हम यहाँ पर सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कैश के इक्वल समझे जाने वाले दो और चीज़ों की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बैंक में रखा हुआ कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इनकी भी हम बात कर रहे हैं। आपके बिजनेस में ये तीनों चीज़ें कितनी घूमती हैं, इनफ्लो होती हैं या आउटफ्लो होती हैं, उस चीज़ को हम चेक करेंगे, उस चीज़ की हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उस चीज़ की हम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो अभी तक क्या पता चला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शो करती है फ्लो किस चीज़ का, कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो। और कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने तरह के होते हैं? बैंक
कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो एज पर AS3 क्या कहती है AS3? AS3 कहती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है भाई जो शो करती है कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट का, एक अकाउंटिंग पीरियड में 3 एक्टिविटीज के द्वारा। अरे भैया ये कौन सी 3 एक्टिविटीज हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो AS3 की डेफिनेशन के हिसाब से कैश फ्लो वो स्टेटमेंट है जो बिजनेस में कैश के फ्लो को चेक कर रही है, कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है कितना जा रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन किन के द्वारा? 3 एक्टिविटीज के द्वारा। बिजनेस में यही 3 एक्टिविटीज होती हैं। जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो फिक्स्ड एसेट को खरीदना बेचना होता है वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी, फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यही 3 एक्टिविटीज मेन होती हैं बिजनेस में, जिनके द्वारा जो कैश है और कैश इक्विवेलेंट है बिजनेस के अंदर या तो अंदर आएगा या तो बाहर जाएगा। आइए देखते हैं इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये होती हैं ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। बिजनेस में जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो, ठीक है, उसके रिलेटेड इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब जो सेल और परचेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पैसा कमा करके दे रही हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। कौन सी? ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़। दूसरी भाषा में इनको क्या कह रहे हैं, दूसरी शब्दावली में प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। फिर आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। ये है आपकी निवेश, मतलब कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। निवेश रिलेटेड एक्टिविटी, या तो आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो फिक्स्ड एसेट का या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। आपने कहीं पे प्लांट खरीदा, परचेज ऑफ प्लांट वो इसमें आएगा, सेल ऑफ प्लांट इसमें, सेल ऑफ मशीनरी इसमें। कहीं भी आपकी सेल और परचेज हो रही है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और जहाँ पे आपका चेंज इन साइज हो रहा हो या कैपिटल बढ़ाने की बात की जा रही है या बोरोइंग बढ़ाने की बात की जा रही है, वो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी है, इनमें आती है कैश सेल, कैश में कोई परचेज कर दिया गुड्स का, कैश पे कर दी कोई सर्विस के लिए, कैश रिसीव करी कोई सर्विस के लिए, कैश रिसीव की क्रेडिटर से, कैश पेड की क्रेडिटर को, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होता है। ये गलत लिख लिया हुआ है, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, रेंट रिसीव या पे करना, कमीशन रिसीव या पे करना, सैलरी रिसीव या पे करना, इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स रिफंड, रॉयल्टी पेड या रिसीव करना। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो ट्रेड रिलेटेड समझी जाती हैं। इन्हें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव्ड करना, रेंट रिसीव करना, इनकम टैक्स पेड करना, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आती हैं। फिर आते हैं फाइनेंसिंग पे। कैपिटल का बढ़ाना या बोरोइंग लेना, जैसे शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, बोरोइंग लेना, रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था, डिविडेंड रिसीव हो रहा था, रेंट रिसीव हो रहा था, नीचे फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट पेड हो रहा है। ठीक है, तो ये हैं आपकी तीनों एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता कैश फ्लो पे। जैसे कि आपके बिजनेस में ये कैश था 10,000, आपने बिजनेस से कैश उठा करके बैंक में डाल दिया 10,000, तो ये कोई इफेक्ट नहीं समझा जाता। ये नहीं समझा जाता कि कैश का कोई इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। ये न्यूट्रल इफेक्ट समझा जाता है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका कोई इफेक्ट कैश फ्लो पे नहीं आता, मतलब ना ही यहाँ पे आउटफ्लो होता है और ना ही यहाँ पर इनफ्लो ऑफ कैश होता है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं? ये कैश डिपॉजिट बैंक में, कैश आपने विड्रॉ कर दिया बैंक से, परचेज या सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जितनी भी क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है सीधी बात है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा कैश से रिलेटेड। बोनस शेयर इशू कर देना या डिबेंचर का कन्वर्जन करना शेयर्स में, राइटिंग ऑफ बैड डेट अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैश फ्लो पर। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, रिकॉर्ड करना फ्लो ऑफ कैश का। फ्लो ऑफ कैश क्या हुआ? फ्लो दो तरह में डाला गया है, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। यहाँ तो पैसा आ रहा है, यहाँ तो जा रहा है। पैसे आने और जाने के चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। AS3 ने ये चीज़ बताई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ कि जब हम कैश और कैश इक्विवेलेंट को रिकॉर्ड करते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश एट हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझते हैं। तो AS3 ने क्या बताया था? AS3 कहती है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो शो करती है कैश फ्लो या तो अंदर आना या तो बाहर जाना कैश और कैश इक्विवेलेंट का एक अकाउंटिंग पीरियड में 3 एक्टिविटीज़ के द्वारा। 3 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिन्हें हम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो एक्टिविटी सेल और परचेज फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो चेंज ऑफ कैपिटल और बोरिंग से रिलेटेड होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हमने यहाँ पर टाइप्स देखे थे कौन कौन से हैं। कैश सेल, परचेज, कैश पेड, कैश रिसीव, कैश पेड क्रेडिटर को, कैश रिसीव और डेटर के द्वारा, कमीशन, रेंट, सैलरी रिसीव्ड पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिफंड और रॉयल्टी रिसीव्ड पेड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने देखा था सेल या परचेज करना, फिक्स्ड एसेट का सेल या परचेज करना, इन्वेस्टिंग का इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव किया गया और इनकम टैक्स पेड किया गया। फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर, इशू डिवेंचर, बोरिंग टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम करना, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट यहाँ पर पेड है और यहाँ पर रिसीव्ड है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिन पे कोई कैश फ्लो का इफेक्ट नहीं आता? जैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक से निकाल दिया, परचेज या सेल मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की कितनी भी ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट में की जाती हैं, बोनस शेयर का इशू करना, कन्वर्ट करना डिबेंचर को शेयर्स में और राइटिंग ऑफ बैड डेट। तो ये था कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसका फॉर्मेट।